क्या कर रहे हो जी? यहीं बैठो ना तुम। आओ यहाँ पर। अच्छा, ठीक मत करो। आओ। तो उसको ठीक कर लो ना, तुम्हारे यहाँ बाएं हाथ का काम है ठीक करना, और तुम कागज का टुकड़ा है ना वहां से है, बोलो ना वहां से है टुकड़ा, दो वो दो जी, कागज का टुकड़ा है ना वो दो, उसको मोड़ के लगाओ। खाली एक्सक्यूज देते रहता है, कभी मेहनत से दिमाग नहीं लगाएगा कि कैसे ठीक हो। मोड़ो उसको अच्छे से। एक बार और मोड़ो। हाँ अब लगाओ। क्या राहुल, कल कल से तुम आओगे यहाँ? नहीं क्या है? चलिए प्रॉपर्टीज की बात करें। सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का? क्या इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या उसका यूनिट है? क्या उसको मेजर किया जा सकता है? जैसे मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसी तरह क्या इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है? है? नहीं है? है, है। फिजिकल क्वांटिटी है, तभी तो उसका प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कहना कि है। क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर है? नहीं, स्केलर है। हाँ, क्या है? हाँ, अरे पेज छोड़ के लिखो, दूसरा पेज पे लिखो। लेके जाओगे क्या ऊपर? तब देखो, बताइए, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? वेक्टर है, स्केलर है। हाँ, आइए तो हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। पी क्यू क्या है? एक, यदि आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो वेक्टर का पहला टॉपिक पढ़िएगा जो हम रिकॉर्ड हुआ है। लगभग 19 लेक्चर्स हैं वेक्टर का, उसमें पहला लेक्चर फिजिकल क्वांटिटी पर है। पढ़े हो? तो किसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज? हाँ, एनीथिंग। देखो एकदम पढ़ के आया है। क्लास के बाद मेरे से मिलना। कोल्ड ड्रिंक उल्टा उल्टा मत समझ लेना। आई तो पहला प्रॉपर्टीज में फिजिकल क्वांटिटीज में कहेंगे कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which is denoted by कैपिटल Q और स्मॉल q। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज को हम कैसे डिनोट करें, अभी लिखना नहीं है, सब लिखने में पड़ा हुआ है। समझने के लिए क्या कल समझोगे, अभी समझो। लिखना नहीं है अभी, सिर्फ समझिए। लिखने के लिए हम पूरा समय देंगे, पूरे के पूरे 1 मिनट लिख लीजिएगा। आइए, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिनोटेड बाई एंड इट्स यूनिट, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी है तो यूनिट भी होगा। यूनिट विल बी कूलम। पता है इसका यूनिट क्या होगा? कूलम। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी में आते हैं। चार्ज कैन बी या फिर डिस्क्राइब्ड कह लीजिए इन पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, जिसको हम लोग ब्रैकेट में प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक, और एक नेगेटिव चार्ज जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। चार्ज पर प्लस या माइनस नहीं लिखा रहेगा। यदि एक चार्ज सेंटर पर है तो उसको हम प्लस मान लेंगे, और यदि उसके ऑर्बिट में एक अलग अलग ऑर्बिट में यदि कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन मानेंगे। उस पर प्लस और माइनस होता नहीं है। ठीक है, हम उसको मानने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग दिखाते हैं।
बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक प्लस नेचर का या फिर कह लीजिए कि प्लस और एक माइनस। ठीक है, ये तीन तरह का होता, तो हम ए बी सी नाम दे देते हैं या कोई और नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ गए। अब यहां पर तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि सिमिलर चार्जेस आर रिपेल्ड। सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि प्लस और प्लस को रखेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिपल्शन होगा। ऐसा बोलो, क्या माइनस और माइनस रखने पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। और यदि हम एक प्लस और एक माइनस रखें या एक माइनस एक प्लस रखें तो क्या मिलेगा, आप तो सब जानते ही हैं, ये प्रॉपर्टीज तो आप लोग जानते ही थे। सर यही तो जानते थे बस, आई यही लिख लिख के तो 10th पास किए, जहां कुछ क्वेश्चन पूछा यही लिखे हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट प्लस माइनस एट्रैक्शन। ठीक है, चलिए, यदि ये याद है तो अच्छी बात है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पर चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। चार्ज कैन बी नहीं, विल बी। इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है अनिकेत, बोलो। तुम सो के उठे हो क्या, हाँ अभी तुरंत सो के उठ के आ गया क्या, चेहरा धोने का भी फुर्सत नहीं मिला, धो के आए हो, हमको लगा नहीं इसलिए पूछ दिया, सॉरी। बताइए इसका मीनिंग समझते हैं, मतलब चार्ज को तो हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वेयर। इसको हम ऐसे करेंगे, वेयर, वेयर एन क्या है, हा? और ई क्या है, चार्ज ऑफ एन। बोलो, पूरा दुनिया को पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बोलो अनिकेत, हाँ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाँ भगवान करे ऐसा बैच हर दुश्मन को दे दे, कितना होगा, बोलो क्रिश, क्रिश 3, क्रिश 2, क्रिश 1, बोलो, तुम ही बोलो, बहुत खुश हो, बताओ। 10th पास किया है तो आओ थोड़ा बेइज्जती बेइज्जती खेलते हैं। किस 10th पास किया है, कैसे पास कर गए जब ये नहीं पता था, चोरी किया है क्या, कि डकैती, छाप के लिखे हो कि पूछ करके, पूछ के लिखे हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था पूछ लो फिर से। 10th पास नहीं किए हो, पता भी नहीं है इतना, उससे तुम्हारे साथ तो हम है कि 3 बार फेल किए हैं, क्या समीर सही बोल रहे हैं ना, राहुल 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ यह है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होगा। मान लीजिए क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, अब इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए सब लोग, बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपको चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं पता। ध्यान से देखिए क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है,
यदि दो मासेज हैं, ये मासेज मान लीजिए ए है और ये मास बी है, और मान लीजिए यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो रहा है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। माइनस मतलब तो नेगेटिव चार्ज हो गया, उसका मतलब या तो 11 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 10.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 10.9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 3.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंटीजर होगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने। यदि हम अंदर घुस गए तो फिर तबाही मचा देंगे। अब इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पूछ दिए ना, तबाही मच जाएगा यहाँ। ठीक है, इसलिए खोदिए मत, नेचुरल नंबर इंटीजर मत करो, घुस गए तो तबाही मच जाएगा। ठीक है, रैशनल और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? रैशनल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? खाली बोल दो कि नहीं पता है, बताओ। अच्छा, और इंटीजर ईपी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता, और क्यू बराबर 0 हो सकता है। नहीं बोलो, ये तो हमने तो ऐसे बोल दिया, तुम बोलो, ठीक बोल रहे हो, रैशनल नंबर सही है। अच्छा, रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस बता दो। छोड़ो, आइए यहां आइए, ध्यान से देखो, ध्यान से होल नंबर देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन यहां से एक गया, जो हम बता रहे हैं, जैसे से बता रहे हैं एकदम वैसे ही फोकस करिए। एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3.6 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। जब भी जाएगा तो नंबर में ही जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी की दुनिया में आपने 50 पैसा देखा है, आप 50 पैसा यूज करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो कहीं 3.5 रुपए का सामान कभी खरीदे हैं? या तो 3 रुपए का या तो 4 रुपए का खरीदे, 3.5 रुपए का सामान कोई खरीदा है? हाँ सर, हम यूपीआई से किए थे, तो उसमें भी नहीं जाता है। जाता है? कौन बोल रहा है जाता है? खड़ा हो जाओ तो। कौन? तुम अपने अपना ही नंबर का यूपीआई बना लिया क्या जी? अपने अपने दे रहे हो, अपने अपने ले रहे हो। तो कहने का मतलब ये, या तो आप 4 रुपया देंगे या तो आप 3 रुपया देंगे। आप 3 रुपया 50 पैसा किसी को नहीं दे सकते। अब यदि आपका किसी के पास उधार है 3 रुपया 50 पैसा, तो सामने वाला या तो 3 रुपया आपको लौटाएगा या तो 4 रुपया लौटाएगा। 3 रुपया लौटाएगा तो वो खुश, 4 रुपया लौटाएगा तो आप खुश। बीच का कोई रास्ता नहीं है। उसी तरह, क्योंकि 1 रुपया से छोटे का कॉइन नहीं बना हुआ है, उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा का क्वांटिटी नहीं बना है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इससे छोटा अब कुछ नहीं है। समझ गए? समझ पाए इस बात को? तो या तो इलेक्ट्रॉन में यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का, तो आप यहां पर ये देख लीजिए, इसीलिए इसको इंटीजर में रखा गया है। Q बराबर, मान लीजिए n का वैल्यू, सपोज n का वैल्यू 4 है, या n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 6 हो सकता है। यदि 4 होगा तो इनटू इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ये प्लस माइनस, प्लस ही मान के चलते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ले लीजिए, प्रोटॉन है तो प्लस ले लीजिए। और ये 4 है, और 1.6 इंटू 10⁻19 है, तो इतना कूलम चार्ज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल चार्ज होगा। समझ गए? और कैसे मिलेगा? 4 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से मिलेगा। यदि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, हम ये मान के चलेंगे कि ए से बी में गया, उतना चार्ज गया। यदि 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इंटू 1.6 10⁻19 कूलम चार्ज ए से किस में गया। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये हमेशा इंटीजर में रहेगा। समझे? वो जिसको हम लोग रैशनल नंबर बोल रहे थे, जहां पर पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है, जहां क्यू 0 के बराबर नहीं होता, वो रैशनल में नहीं रहेगा। मतलब रैशनल मतलब कोई भी होल नंबर भी रैशनल नंबर ही है, लेकिन जैसे मान लीजिए 2/3 नहीं रहेगा, इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर में रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज आपको यहां समझना है। अब यहां पर, यहां से जो ट्रांसफर हुआ वो Q बराबर, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन होगा,
Q बराबर -19 इलेक्ट्रॉन होगा, Q बराबर -20 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन Q बराबर -3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, Q बराबर -5/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इस बात को समझ पाए? इसी को कहते हैं कि चार्ज विल बी क्वांटाइज्ड, वो क्वांटिटी में मतलब एक होल नंबर में या फिर कह लीजिए इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। समझ गए? एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसको। ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में हम लोग आते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम का, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके पास चार्ज है, उसका चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख लीजिए, पढ़िए इस लाइन को। हो गया ऑन? पढ़िए इस लाइन को, क्या कह रहा है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। यानी कोई सिस्टम के पास चार्ज है और वो आइसोलेटेड है, मतलब किसी के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। वो आइसोलेशन मतलब क्या होता है? आइसोलेट मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। जैसे सराउंडिंग से, हम सराउंडिंग में सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन हम मान लीजिए मेरा किसी से कोई मिलना जुलना नहीं हो रहा है, तो हम आइसोलेटेड हो गए। ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे 11th के टॉपिक्स में, आप पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स? पढ़े हैं आप लोग? कोई नहीं पढ़ा है? सब मेरे भरोसे है। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, एक होता है इंसुलेटेड सिस्टम। ठीक है? तो ओपन सिस्टम मतलब जिसमें मास और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग के साथ। क्लोज सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक? और एक हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, ना मास ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और इंसुलेशन बोलते हैं कि जब हम उसको पूरी तरह से किसी बॉडी को सराउंडिंग से बिल्कुल कट करने के लिए एक अलग से लेयर हम उस पर बिल्डअप कर देते हैं। जैसे थर्मोफ्लास्क जो हमारा बोतल होता है, ठंड के दिन में हम क्या करते हैं, उसमें पानी गर्म करके रखते हैं या चाय मतलब दूध गर्म करके उसमें रखते हैं और बहुत अच्छे समय तक वो गर्म रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो सराउंडिंग से बिल्कुल अलग होता है। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए कि 10 डिग्री टेम्परेचर है, और अंदर में जो दूध है, बॉयल दूध, मिल्क, उसका टेम्परेचर मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका हम चाहते हैं कि 80 डिग्री मेंटेन रहे, हम चाहते हैं ना। लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर तो 10 है। यदि वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा, इंसुलेटेड नहीं होगा, तब तो 10 और 80 को मिलने में ज्यादा देर लगेगा नहीं। दोनों मिलकर एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे, तो 80 + 10/2 क्या होगा? बोलिए। 80 + 10/2 यानी 45 पे आ जाएगा। लेकिन चूंकि सराउंडिंग इतना बड़ा सिस्टम है कि उस दूध को वो 10 डिग्री पे ले आएगा। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जानते हैं? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं? हाँ? भगवान भरोसे है। चलिए कोई बात नहीं। तो 11 के जो टॉपिक बचे हुए हैं पढ़ लीजिएगा, मेरे पे एहसान कर दीजिएगा पढ़ करके। क्या जब ये सब नहीं पता है तो पढ़ लीजिए, क्या कि फिर 12 में पूछेगा ही, जरूरत पड़ेगा ही। क्या निकेत, फिर से तुम्हारे बारे में वही कहानी सुना दें? जब ये 10th पास नहीं किया था तभी भी मेरे से कनेक्ट था, सर मैं 10th पास कर गया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ। ये बोला 12 पास कर गया तो भी नहीं आया, अब आया। क्या कौन है? कोई है क्या? तो कंजर्व आने का मतलब, जैसे यहां 3 कूलम चार्ज है, -4 कूलम, और यहां कितना है? -6 कूलम। ये ए पॉइंट है और ये पूरा का पूरा बॉडी एक सिस्टम है। ठीक? तो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम है ये। तो इसमें ये चूंकि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसमें एनर्जी या जो चार्ज है, चार्ज का कोई भी चेंजेस होगा नहीं। क्या रहेगा? चार्ज कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब जितना पहले था उतना ही रहेगा, चार्ज के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आइसोलेटेड सिस्टम की खास बात कर रहे हैं। यदि वो सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होता है, तो हो सकता है कि वो चार्ज डिलीवर भी करे उसको या उससे चार्ज ले, दोनों हो सकता है। तो उस केस में चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा।
तो इसलिए अब जैसे मान लीजिए कि इसका अलग एक और पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो यहाँ 3 कूलम -1 कूलम चार्ज मान लीजिए है और -6 कूलम चार्ज है यहाँ पर, तो ये थर्ड पार्ट पे कितना कूलम चार्ज होगा? 3 और -4 -6 -10 और 3 -10 प्लस 3 कितना होगा? 7, तो -7 टोटल होना चाहिए इस पर, -1 और यहां पर, तो यहां 0 कूलम होना चाहिए। समझ पाए? तो टोटल चार्ज इस सिस्टम में कितना है? -7 कूलम। इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है? कंजर्व है कि नहीं? तो ये भी क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम है। यानी कि हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कभी भी चेंज नहीं करेगा। अंदर में वो अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, लेकिन चार्ज सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। एक और चीज 6 नंबर पॉइंट देख लीजिए। तो चार्ज इज नॉट वेरिएंट, मतलब चार्ज जो है वो वेरी नहीं करेगा बॉडी के मोशन के साथ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, m बराबर m0 डिवीजन में √1 - v²/c²। v क्या है? किसी बॉडी का वेलोसिटी। c क्या है? जो लाइट का वेलोसिटी है वो। m0 क्या है? बॉडी का इनिशियल मास, रेस्ट मास जिसको कहते हैं। और m जो है वो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है उसका, या फिर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग उसका मास। ठीक है? तो जैसे आप यहां देख रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब स्पीड बढ़ रहा है बॉडी का, तो मास बढ़ रहा है या घट रहा है? मास बढ़ रहा है या घट रहा है? यदि हम एरो प्लस दे रहे हैं, सही है या नहीं है? स्पीड बढ़ रहा है तो मास बढ़ेगा या घटेगा? अरे बोलो। हाँ, स्पीड बढ़ने पर, बॉडी का स्पीड बढ़ने पर, मान लीजिए स्पीड बढ़ते 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 वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, मान लीजिए सपोज करें स्पीड बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। 1 - 1 0, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? 0। समथिंग बाई 0 बराबर क्या? इंफिनिटी या अनडिफाइंड कह लीजिए। तो वो वैल्यू तो हम अभी नहीं ला रहे हैं, यानी कि हम ये बात को अवॉइड करेंगे कि इस बॉडी का वेलोसिटी लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई बॉडी का मास जब तक है तब तक उसका वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर नहीं हो सकता। ये आपको पढ़ाया जाएगा जब क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन आप पढ़ेंगे। मतलब आप समझिए इसको ऐसे, जो हम पढ़ते आते हैं E बराबर mc²। पढ़ेंगे कभी? ये कभी ऐसा सुना है, कभी देखा है इसको? m क्या है? मास किसका? मेरा, तुम्हारा, या हमारे आसपास किसी लोगों का? किसका? अरे किसका? आ? कोई नहीं कुछ बोल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यदि आप ग्रेजुएशन में फिजिक्स लेंगे और क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना है। ठीक है? ई क्या है? ई, हाँ, बोलो। वो तो एम है। ई क्या है? ई एनर्जी। साइंस बेस्ड मूवी देखते हैं आप लोग? नहीं सर, ये सब फालतू का काम नहीं करते। अभी हम रील में ही धमाल मचाए हुए हैं। रील और शॉर्ट्स, यूट्यूब पर शॉर्ट्स, रील्स किस पर? यूट्यूब पे भी रील्स देता है। हाँ, चलिए। इसका मीनिंग क्या हुआ समझिए, ध्यान से समझिए इसका, बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है। मान लीजिए एक बॉल है आपके पास, उस बॉल का कुछ भी मास है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 500 ग्राम उसका मास है। ठीक है? उस बॉल को आप फेंके तो उसके पास वेलोसिटी आया। तो मान लीजिए कि आप हल्का फेंके और मान लीजिए कि आप बहुत अगली बार बहुत तेजी स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से फेंके, जितना आप फेंक सकते हैं उतने स्पीड से फेंके,
यदि मान लीजिए कि बॉल में गर्माहट आएगा, बॉल जब हीटअप होगा, सपोज करें बॉल हीटअप हो गया, तो जब स्पीड ज्यादा रहेगा तो ज्यादा हीटअप होगा, या फिर कम स्पीड रहेगा तो हीटअप होगा? ज्यादा स्पीड पे हीटअप होगा। ठीक, मान लीजिए किसी बैट्समैन ने बॉल को हल्के से मारा, तो बॉल ज्यादा बहुत कम गर्म होगा। यदि अच्छे से तबीयत से उसको मार दिया तो वो बॉल गर्म हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा महसूस किए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यदि कोई आपके गाल पे हल्का सा तमाचा मारता है और यदि कोई जोर से बढ़िया से अच्छे से एकदम मारा के एकदम लगा, तो गाल किसमें ज्यादा गर्म होगा? बस बस वही कॉन्सेप्ट यहां घुसेड़ देना है। आइए देखिए, एम क्या है? कोई बॉडी का मास है, और यदि उस बॉडी को हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के नीचे का वेलोसिटी देते हैं, तब तो वो बॉडी मास में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका स्पीड बढ़ेगा, मान लीजिए ऐसा मेरा सपना पूरा हो गया कि हमने एक बॉल को इतना अच्छा स्पीड दे दिया कि वो लाइट की स्पीड से जाने लगा, तब वो बॉल जो है वो मास नहीं रहेगा, वो बॉल पैकेज ऑफ एनर्जी हो जाएगा, जो कि ये होगा। ठीक है, वो आपको ना आगे बढ़ता हुआ एक आग का गोला की तरह नजर आएगा। क्योंकि स्पीड बहुत कम है इसलिए वो मास नजर आता है। स्पीड बहुत ज्यादा होने पर वो क्या दिखेगा आपको? आग का गोला जाता हुआ नजर आएगा, जिसको पैकेज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन के पास मास नहीं होता है, आप पढ़ेंगे। ठीक है, फोटोन बोलते हैं उसको। फोटोन बेसिकली क्या होता है? ये पैकेज ऑफ एनर्जी होता है, जो कि कोई बॉडी के मास के जीरो होने से, और वो कब होता है? मास जीरो होगा और उसका वेलोसिटी इसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा, तब पैकेज ऑफ एनर्जी हीट, जो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरह से। समझ गए? इसीलिए आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो देखेंगे कई ऐसे ऐसे मतलब कि गाड़ी है या ट्रेन है, कह लीजिए जो बुलेट ट्रेन है, उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है, इसलिए उसको एरोडायनामिक बनाया जाता है, और उसका पूरा बॉडी जो है गर्म हो जाता है जब वो चलता है। ठीक है, क्यों? कि एयर रेसिस्टेंस फोर्स के कारण उसके बॉडी में इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि धीरे धीरे स्पीड और बढ़ जाएगा तो हीट और प्रोड्यूस होगा, और बढ़ेगा और हीट प्रोड्यूस होगा, और एक ऐसा समय आ सकता है, आ तो नहीं सकता जनरली, लेकिन यदि आ गया कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को अचीव कर लिया, तो वो मास नहीं रह जाएगा, वो पूरी तरह से जल कर क्या हो जाएगा? हाइपरसोनिक मिसाइल भी तभी भी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं होता है। हाइपरसोनिक मतलब, सोनिक मतलब क्या? जो वेलोसिटी ऑफ साउंड के स्पीड के बराबर चले। सब सोनिक, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मतलब वेलोसिटी ऑफ स्पीड से ज्यादा जिसका स्पीड होगा। हम बात कर रहे हैं लाइट का। यदि साउंड का स्पीड कितना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है? हाँ सर, मुझे शर्म आ रही है बताते हुए, बोलो जोर से बोलो। 343 किसमें? अरे चलिए चलिए, 330 मीटर मेरा ना आपका, 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, चलिए साउंड में पढ़ना है और लाइट भी पढ़ना है आप लोग को। साउंड का स्पीड मैक्सिमम किस में होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। और लाइट का स्पीड सबसे कम किस में होता है? इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज मत होइएगा। साउंड का स्पीड जिसमें सबसे ज्यादा है, लाइट का स्पीड उसमें आ? क्या क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। चलिए आइए, तो यहां मास के बढ़ने से, स्पीड के बढ़ने से मास बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज चार्ज डज नॉट हैव एनी चेंज, डज नॉट हैव एनी चेंज by changing the speed of the system। चलिए आप लोग जिद कर रहे हैं तो एक और पॉइंट बता देते हैं, 7 नंबर। ये कहता है कि यदि मास, किसी बॉडी के पास मास है, उसके पास चार्ज नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन यदि किसी बॉडी के पास चार्ज है और मास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को हम लैंग्वेज में लिखेंगे, मतलब समझे? मतलब कोई आदमी है, उसके पास इमोशन नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन यदि कोई कोई किसी के पास इमोशन है और वो आदमी नहीं है,
हम देखिए, आपको बताने के लिए हमको जिस लेवल पे जाना पड़ेगा, कल को हम झाड़ू लगा के भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई आदमी है जिसके पास कोई इमोशन नहीं है, हो सकता है ना। आप आराम से अब नया नया बाइक सीखे हैं, जा रहे हैं, किसी को धाड़ से मार दिए, तभी आप रुकेंगे क्या? ये सब तो होते रहता है, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ जाएंगे, आपके पास इमोशंस नहीं है। मान लीजिए कोई है ऐसा जिसके पास इमोशन है, तो क्या वो आदमी नहीं है ना? तो बात समझ रहे हैं? कोई ऐसा बॉडी जिसके पास मास है लेकिन चार्ज, हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा सिस्टम जिसके पास चार्ज है और मास नहीं है, तो कैसे रिलेट करेंगे? आदमी और इमोशन, मास, चार्ज। बस बस वहां एग्जाम में मत लिख दीजिएगा आदमी और इमोशन, ठीक है? वहां पर चार्ज और मास लिखना है, ठीक है? तो इसके बाद हम लिख सकते हैं यहां पर कि यदि मास है तो चार्ज नहीं है, ये पॉसिबल है, होगा ऐसा। लेकिन मास नहीं है और सिर्फ चार्ज है, तो ये पॉसिबल, अरे बोलो, चलिए छापिए इसको। जैसे आदमी है लेकिन इमोशन नहीं है, ऐसा हमारे, ऑन कर दो। क्या हो रहा है रवि? तुम माहौल बना रहे हो एकदम बैठ के, हैं? क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? सर मन नहीं लग रहा है, इसके साथ मन लगा रहे हैं। कौन है इसके साथ मन लगा रहा है? तुम? अच्छा, उसके साथ। आ जा, इधर इधर, इधर। हाँ, बोलता है हम। रवि किसका नाम है? आ जाओ। नहीं, हाँ, ज्यादा उससे बढ़िया कहानी होगा तो वहां बिठा देंगे, ठीक है? अब मेरा कान आगे पीछे दोनों है, ठीक है? फाइंड द राइट ऑप्शन। रवि, तुमको बताना है ए, एम ए इज ग्रेटर देन एम बी, बी, एम ए इज लेस देन एम बी, सी, एम ए इज इक्वल टू एम बी, डी, नन ऑफ दीज। जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो सबसे फेवरेट यही टॉपिक रहता है आपका, झंझट खत्म। बताइए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तुम उतारो, लिखो, मैं जीवन का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी, लिखो। समझिए और जवाब दीजिए। जा, उसका बैग गिरा दिया तुम जी, हैं? बताओ, दिन बोझ नजर आएगा।